नमस्कार। आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स को ध्यान में रखते हुए कोर्स 2 का अध्ययन हम कर रहे हैं। करिकुलम इश्यूज में मल्टी एज ग्रुपिंग को आज हम कवर करने का प्रयास करेंगे। ये क्या है? जब अलग अलग उम्र के बच्चे और जिनके अलग अलग सीखने की क्षमताएं हों, वे बच्चे एक ही कक्षा में एक ही साथ पढ़ाए जाते हैं, तो वही है बहुआयुष समूह बच्चों का। जैसे जब हम आंगनबाड़ी में बच्चों को देखते हैं तो कुछ बच्चे 3 वर्ष के हैं, कुछ 4 वर्ष के रहते हैं, कुछ 5 वर्ष के रहते हैं। सभी बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ते हैं। उनका उम्र अलग है, सीखने की गति अलग है, हो सकती है, लेकिन हम उन सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं, तो यही मिक्स्ड एज बच्चे कहे जाएंगे या मल्टीग्रेड इनको आप कह सकते हैं। पारंपरिक कक्षाओं में हम देखते हैं कि जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है तो उसको एक में, 7 वर्ष का हो जाता है तो 2 में, इस प्रकार से पारंपरिक कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। लेकिन जो हमारी आंगनबाड़ी है और उससे कनेक्ट करते हुए प्री प्राइमरी 1 और 2 को कनेक्ट किया गया है, तो उसमें हम अक्सर देखते हैं कि बच्चों की उम्र में काफ़ी अंतर रहता है। तो वही है मल्टी एज ग्रुपिंग, ठीक है ना। यानी कि बच्चों को सिर्फ उम्र या कक्षा के आधार पर न देखते हुए उनको एक ऐसे समूह में बैठाया जाए जिसमें हम बच्चों को अक्सर देखते हैं कि बच्चे एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे का अनुसरण करते हैं। बड़े बच्चे सहायता करते हैं, सहानुभूति सीखते हैं, छोटे बच्चे अनुसरण करते हैं और बड़ों से सीखते हैं। तो बहुआयुष समूह, जिसे मिश्रित आयु या मल्टीग्रेड समूह कहा जाता है, शिक्षा की एक ऐसी पद्धति है जिसमें भिन्न भिन्न आयु और विकास स्तर के बच्चों को एक ही कक्षा में पढ़ाया जाता है या अधिगम परिवेश में रखा जाता है, जैसे हमारा आंगनबाड़ी। यह एकल ग्रेड कक्षा व्यवस्था से भिन्न है, जहाँ पर बच्चों को अलग अलग आयु के आधार पर पढ़ाया जाता है। बहुआयु समूह में 2 से 3 वर्ष में आयु अंतर वाले बच्चे एक साथ होते हैं, जैसे 3 से 6 वर्ष के बच्चे या 6 से 8 वर्ष के। इस व्यवस्था से लचीला बाल केंद्रित अधिगम संभव होता है। अब लचीला किस प्रकार से है? देखिए, बच्चा अपनी गति से सीखता है ना। जो बच्चा जल्दी समझता है, अब उसे आप रोक नहीं रहे हैं। जो बच्चा धीरे सीख रहा है, धीरे धीरे सीख रहा है, उस पर आप कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं, तो ये लचीला हुआ ना, और बाल केंद्रित हुआ। बच्चे को ध्यान में रखकर, यानी जो भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं या बच्चा खेल रहा है, तो वो किताब के हिसाब से नहीं होता है। बच्चे पर जबरदस्ती थोड़ी ना, बच्चा आंगनबाड़ी में पढ़ रहा है तो क्या उसको किताब के सहारे जबरदस्ती आप उसको पढ़ाएंगे? नहीं। बच्चे की अपनी ज़रूरत है, उसके हिसाब से बच्चा सीखेगा। तो एक अध्यापक ना होकर बच्चे के लिए एक कहा जाता है ना कि सुविधा प्रदाता है ना। बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसी के हिसाब से बच्चे को प्रारंभिक अवस्थाओं में अध्यापक के द्वारा गाइड किया जाता है, ठीक है। तो यह अवधारणा विकासात्मक मनोविज्ञान पर आधारित है, ये जो मानता है कि बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास जो है क्षेत्रों में अलग अलग गति से विकास करते हैं, न कि केवल काल अनुक्रमिक आयु के अनुसार। यानी कि ऐसा नहीं है कि बच्चा जब निश्चित अवस्था में रहेगा तभी वो निश्चित योग्यताओं को हासिल करे। जैसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि 6 साल का बच्चा है, उसको गिनती नहीं आता है कभी कभी, और 4 साल का बच्चा है जो आंगनबाड़ी में पढ़ रहा है, हो सकता है उसका उस प्रकार से क्षमता हो बच्चे का कि वो गिनती 100 तक समझ लेता है। तो क्या हम सिर्फ उम्र के आधार पर यह निर्धारित कर सकते हैं कोई बच्चा कितना सीखेगा? नहीं। वही तो बात है ना कि 4 साल का बच्चा 100 तक गिनती जान रहा है, लेकिन 6 साल का बच्चा गिनती नहीं बता पा रहा है, ठीक है। तो यही है कि जो अब आप जो क्षेत्र हैं जिसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र हैं, तो संज्ञानात्मक मतलब सोचने समझने की क्षमता, जो भी हमने आपको बताया। सामाजिकता की भावनाएं बच्चे में हो सकती है। हो सकता है कि 4 साल का बच्चा हो, बहुत मिलनसार हो, मिलजुल कर रहे, सबसे बातचीत करे, और 6 साल का बच्चा या 7 साल का बच्चा रिजर्व रहे, ज़्यादा किसी से बातचीत ना करे। तो ये भी तो सामाजिक विकास भी तो 4 साल के बच्चे का पहले हो सकता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि नहीं, उम्र के आधार पर यह तय होगा? जरूरी नहीं है। या भावनात्मक रूप से भी इसको हम देख सकते हैं, खुशी हो गई, डर हो गया या गुस्सा हो गया, ठीक है। शारीरिक विकास की बात हो सकती है, ठीक, जिसमें बच्चा दौड़ने में ज़्यादा एक्टिव हो। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ 5 में बच्चा पढ़ रहा है, कोई बच्चा 4 में पढ़ रहा है, तो 4 वाला बच्चा दौड़ने में आगे निकल जाता है, 5 वाला बच्चा पिछड़ जाता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उम्र के आधार पर बच्चे का शारीरिक विकास हो सकता है? ठीक है, नहीं। तो ये बात है। तो बहुसमूह इसी चीज़ को मानता है, इस चीज़ को प्रमोट करता है। कोई बच्चा हो सकता है कि सोच में तेज हो, सोचने की क्षमता अधिक हो, लेकिन भावनात्मक रूप से पीछे रह सकता है, तो उसे हम उम्र में नहीं आंक सकते, ठीक है। अब देखिए, भारतीय संदर्भ में अगर देखें तो भारत में बहुआयु समूह विशेष रूप से प्रारंभिक बाल्यावस्था, जो भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, ECCE, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, और जो फाउंडेशनल स्टेज है, इसमें अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर खेल के आधार पर या गतिविधि के आधार पर बच्चों को अधिगम कराया जाता है। एक कोई नई अवधारणा नहीं है, ऐतिहासिक रूप से ऐसा हम लोगों ने देखा है। हमारे गुरुकुल होते थे, क्या वहाँ पर कक्षाएँ चलती थी अलग अलग? नहीं, सभी बच्चे एक साथ गुरु के पास रहते थे। एक कच्ची विद्यालय होता था। ग्रामीण क्षेत्रों में, सीमित संसाधनों वाले विद्यालयों में आज भी आप देखेंगे तो बहुत से विद्यालय में 1 और 2 एक साथ बैठा जाता है, 3 4 एक साथ बैठा जाता है, आपने देखा होगा। तो आज भी ये हमारे यहाँ दिखाई देता है, जहाँ पर समस्या है, बैठने की समस्या है, जगह की समस्या है, तो यह व्यवस्था सामान्य थी।
LKG UKG अभी आप अब उसको जैसे आंगनबाड़ी कर दिया गया, कॉन्वेंट स्कूल में LKG UKG है और नर्सरी है तो अलग अलग है, कहीं कहीं LKG UKG को एक साथ बैठाया जाता था। तो इस प्रकार से तो आधुनिक शिक्षा में आज अगर आप देखें तो अगर एक साथ बच्चे बैठ रहे हैं तो उससे समावेशन को बढ़ावा मिलता है ना। हर प्रकार के बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ रहे हैं, सहपाठी मार्गदर्शन है, यानी कि पीयरिंग मेंटरिंग है, यानी कि एक बच्चा दूसरे की मदद करता है। जो बच्चा बड़ा है या तेज है वह कमज़ोर बच्चे की जो या जो छोटा बच्चा है उसकी मदद करता है, उसको सिखाता है और इससे बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, समग्र विकास बच्चे का होता है। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब ये जो मॉन्टेसरी वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से मॉन्टेसरी में भी यही था, समावेशी शिक्षा पर बल दिया जा रहा था। ठीक है, और अलग अलग आयु समूह के बच्चों को एक साथ बैठाया जाता है, तो उसी से मेल खाता हुआ चलता है। भारतीय शिक्षा नीति को अगर आप देखें और भारतीय शिक्षा नीति और ढांचों से में संदर्भ अगर इसका आप देखें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने पारंपरिक व्यवस्था जो 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 की व्यवस्था की आप जानते ही हैं, ये आपने पढ़ा ही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हमने देखा ही है। इसमें पहले 10 साल स्कूल था, फिर 2 साल इंटरमीडिएट था। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इसको 5+3+3+4 कर दिया। इससे क्या मतलब ये है कि बच्चे के विकास के हर चरण के अनुसार पढ़ाई हो। ठीक है, अब 3 साल की उम्र में बच्चे को शिक्षा से जोड़ दिया जा रहा है। अब ये संरचना हमारी अगर देखी जाए तो 3 से लेकर 18 वर्ष तक की हो रही है ना, 3 से 18 तक की। अब इसमें आप फाउंडेशनल स्टेज को अगर देखें तो फाउंडेशनल स्टेज आपकी प्रारंभिक 5 वर्ष की जो अवस्था है, मतलब प्रारंभ में 5 वर्ष तक, यानी कि 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक जो आप देख रहे हैं आधारभूत अवस्था है। अब इस अवस्था में क्या है, इस अवस्था में नीति विशेष रूप से लचीला व्यवहार अपनाती है बच्चों के प्रति, बहुस्तरीय और खेल आधारित अधिगम होता है। इसका मतलब यह है कि जो पढ़ाने का तरीका है या पाठ्यक्रम है वो सब बच्चे को ध्यान में रखकर, और उसका जुड़ाव जो है मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ बच्चों के आधार पर है। ठीक है, जैसे ये जुड़ाव का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए बच्चे, अभी हम लोग पहले क्या देखते थे कि बच्चा जब 1 से पहले की जो कक्षाएं थी उसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया था, मतलब अन्य कक्षा से LKG UKG नर्सरी, कहीं कहीं तो ये चलता ही नहीं था। अब क्या किया गया, LKG UKG नर्सरी को प्री प्राइमरी के नाम से करके और 1-2 को साथ करके तो 1-2 से जुड़ाव कर दिया गया नर्सरी का, उसी को प्री प्राइमरी आप कह रहे हैं। लेकिन अब क्या है कि 3 साल के आंगनबाड़ी को 1-2 से जोड़ दिया गया, यानी मुख्य शिक्षा जो आपकी शुरू हो रही है 1 साल की, 1 से कक्षा 1 से, उससे जोड़ दिया गया आंगनबाड़ी को, तो एक प्रकार से जुड़ा हुआ ना। तो वही बात है कि अब प्री स्कूल को और कक्षा 1-2 की पढ़ाई को टूटा हुआ ना लगे, मतलब कनेक्ट कर दिया गया, जोड़ दिया गया। ठीक है, और खेल आधारित तो आपको कितनी बार हम लोगों ने चर्चा की है, खेल आधारित बहुस्तरीय और लचीली शिक्षण पद्धति को अपनाया गया है, क्योंकि बच्चा कोई खेल से सीखता है, कोई बच्चा कहानी सुनकर सीखता है, कोई बच्चा गतिविधि के माध्यम से सीखता है। तो बहु आयु समूह अगर है तो उसमें ये सारी चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमको समझना है। इसमें अभी हम लोगों ने चर्चा की 3 साल आंगनबाड़ी है, ठीक है, कक्षा 1 और 2 है, इस पर हमने चर्चा की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति मानती है कि 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु में विकास में निरंतरता होती है, इसलिए बहुआयु समूह और पाठ्यक्रम और शिक्षण में ऊर्ध्वाधर जोड़, ये तो भी हम लोगों ने चर्चा की है कि कनेक्ट करना चाहिए, यानी कि 1 और 2 को देखिए आप, मुख्य शिक्षा जो आपके बच्चे की शुरू हो रही है उसके पहले 3 साल की आंगनबाड़ी, इसको कनेक्ट कर दिया गया 5 साल का। ठीक है, तो नीति ने यह भी स्वीकार किया कि ग्रामीण में और संसाधन वंचित जो विद्यालय हैं उसमें बहुग्रेड कक्षाएं वास्तविकता हैं, है ना। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में और जहाँ पर नहीं जगह है, पर्याप्त संसाधन नहीं है बच्चों के पास या विद्यालय के पास, तो ऐसे में बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है, 1-2 को एक साथ पढ़ाया जाता है, 3-4 को एक साथ पढ़ाया जाता है ना। कहीं कहीं हम लोग भी कॉन्वेंट स्कूलों में जब देखते थे तो बच्चे, इस जगह की स्पेस कम रहता था तो हम लोग भी इस प्रकार से बच्चों को बैठाते थे। कभी कभी आज भी हमारे विद्यालयों में जब शिक्षक की अनुपलब्धता हो जाती है, मतलब इनएबिलिटी हो जाती है, शिक्षक नहीं उपलब्ध होते हैं, आप देख ही रहे हैं सरकारी कार्य कितने ज़्यादा कभी कभी हो जाते हैं, तो उसमें निर्वाचन के कार्य में लग गए हैं शिक्षक, बीएलओ की ड्यूटी कर रहे हैं, तो जब एक शिक्षक रहेंगे और 4 कमरा रहेगा, 4 कक्षाएं रहेंगी, तो बच्चों को कैसे पढ़ाया जाएगा। निश्चित रूप से यही बहुग्रेड कक्षाएं हमारी जो है वास्तविकता बन जाएंगी, और इसमें बच्चे जो है एक दूसरे के माध्यम से सीखते हैं, ड्रॉप आउट कम करने में ये सहायक भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अक्सर ये लगता है कि छोटे बच्चे जो अपने घर के आते हैं तो अपने बड़े भाई के साथ बैठना चाहते हैं, अगर उनको बड़े भाई के साथ नहीं बैठा जाए तो फिर रोने लगते हैं, जिद करने लगते हैं, भागने लगते हैं स्कूल से। तो ये कहने का मतलब हमारे लिए ये एक ऐसी प्रक्रिया है या एक ऐसा तरीका है जिसमें छोटा बच्चा बड़े भाई के साथ बैठ कर पढ़ रहा है, सीख रहा है, ठीक, और नहीं रहेगा साथ तो भाग जाएगा, तो इसलिए भी आवश्यक है। अब एनसीईआरटी का एक पाठ्यक्रम 2019 का प्री जो हमने अध्ययन किया उसमें ये बताया गया कि प्रारंभिक शिक्षा की प्रमुख चिंता यही है, इसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चे एक साथ कक्षा में होते हैं, विषम समूह से लाभ होता है। ठीक है, यानी वही कि एक बच्चा 5 वर्ष का या एक बच्चा कुछ ज़्यादा जानकार है, एक बच्चा है कम जानने वाला है, तो उसको सपोर्ट उस बड़े बच्चे से ही मिल जाएगा। यानी कि अगर उसको नहीं आ रहा है वो सर जी से पूछेगा, उससे पहले उसका बगल वाला दोस्त उसको बता देगा। ठीक है, तो इससे लाभ होता है। बड़े बच्चे छोटे बच्चों के लिए व्यवहार, भाषा और कौशल का मॉडल बनते हैं, यानी बड़े बच्चे जैसा करते हैं तो छोटे बच्चे भी उनका देखकर उसी प्रकार से अनुसरण करते हैं, बड़े बच्चे जिस प्रकार का व्यवहार प्रस्तुत करते हैं। तो ये पाठ्यक्रम विविधीकरण द्वारा सीखने की विविध शैलियों और क्षमताओं को संभालने पर भी बल दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या
जो रूपरेखा है एनसीएफ फाउंडेशन स्टडी 2022 की। अब ये भी साफ कहता है कि जो हमारी कक्षाएं हैं वो बहुस्तरीय होनी चाहिए और बहुग्रेड हो सकती हैं और छोटे छोटे समूह में गतिविधियां कराई जाएं। बहुआयु समूह को क्यों जरूरी मानती हैं? अब देखिए, संज्ञानात्मक विकास है, सामाजिक भावनात्मक विकास है और शारीरिक विकास है। इन सारी चीज़ों के लिए जरूरी है। क्यों? अब इसमें देखिए, एक तो मतलब इसमें यह कि जो मुक्त खेल है, अगर आप देखें तो फ्री बच्चे खेलते हैं इसमें, फाउंडेशन मुक्त खेल बच्चों को खेलने दिया जाए अपने से। इसमें आपने देखा होगा निर्देशित खेल भी हम लोग पढ़े हैं, गाइडेड खेल, संगठित प्ले जो होता है, स्ट्रक्चर प्ले जिसको कहते हैं, वो भी हमारे यहाँ जोर दिया गया है फाउंडेशन में। तो खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं है बल्कि सीखने का एक साधन बन जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों के जो विकास के विभिन्न आवास हैं, आयाम है, सोचने समझने की क्षमता है, सामाजिक भावनात्मक विकास है, इन सभी खेलों के माध्यम से होता है। अलग अलग प्रकार के खेल, जिसमें खेल बच्चा खुद से खेलने लगे, निर्देशन के द्वारा खेले या स्ट्रक्चर्ड प्ले को प्ले करता है, तो इसके थ्रू बच्चा विकास करता है। ठीक है। इसमें दिशा निर्देशों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए बहुआयु समूह लचीला प्रवेश होना चाहिए। लचीली शिक्षण विधियों की सिफारिश की गई है ताकि 8 वर्ष तक जो पाठ्यक्रम है वह निरंतर बना रहना चाहिए। ठीक है ना, बच्चा भटके ना। ठीक, आगे देखें, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कार्यक्रम एनसीईआरटी। इसमें सुझाव दिया गया है कि मिश्रित आयु समूह में बड़े बच्चे छोटे बच्चों की सहायता करेंगे, जिसमें सहयोगात्मक अधिगम विकसित होगा। विशिष्ट गतिविधियों जैसे साक्षरता तैयारी के लिए अस्थायी आयु आधारित उपसमूह बनाए जा सकते हैं। ठीक है। अब समावेशी शिक्षा को देख लीजिए, राष्ट्रीय दिशा निर्देश क्या है। यह दस्तावेज हमें यह बताता है कि जो चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स हैं या और कमज़ोर पृष्ठभूमि वाले बच्चे हैं, जिसको या इनके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है समावेशी शिक्षा, लेकिन यह आवश्यक है कि उन बच्चों की पहचान पहले कर ली जाए और हमारा शिक्षण पद्धति क्या होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी है। समग्र शिक्षा जैसे कार्यक्रम में 18 वर्ष तक समावेशी शिक्षा के लिए इसे अपनाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप देख सकते हैं। अब हम बहुआयु समूह के लाभ को देखें तो मतलब अगर हम सभी बच्चों को एक साथ बैठाते हैं तो उससे क्या लाभ है। पहला तो सामाजिक और भावनात्मक विकास होगा बच्चों का। बच्चा अपने दोस्तों से सीखता है, बच्चे सहानुभूति की भावना सीखते हैं, मतलब बड़ा बच्चा छोटे के प्रति सहानुभूति रखता है। ठीक, अगर सामान्य व्यवहार करेगा तो सहानुभूति रखेगा। ठीक, सहयोग की भावना होती है बच्चों में और नेतृत्व क्षमता, यानी छोटे बच्चों का नेतृत्व करता है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि हमारे विद्यालय में भी कुछ बच्चे हैं जो 3 में पढ़ते हैं, तो जब उनका पढ़ने में मन नहीं लगता तो हम देखते हैं वो एक के बच्चों के साथ जाकर खेलते हैं और एक के बच्चों को ऐसा नेतृत्व करता है कि एक बच्चा तो 4-5 बच्चों को लेकर एक साथ जो है चले गए बाहर, लंच में विद्यालय के बाहर चले गए घूमने, और उसके बाद हम लोग पूरा खोजते रह गए। वो दिन मुझे याद आ जाता है अक्सर कि एक बच्चा जो नेतृत्व ऐसा किया कि 4-5 बच्चों को एक साथ लेकर जो है क्लास 2 के बच्चों को लेकर चला गया अपने साथ घुमाने की, चलो हम लोग बाहर चलते हैं कि घूम कर आते हैं। अब वो घूम रहे, पूरा विद्यालय परेशान हो रहा है। तो इस प्रकार की घटना भी आपने देखी होगी। तो नेतृत्व क्षमता कुछ इस प्रकार की भी होती है, तो हानिकारक हो सकती है, लेकिन इस प्रकार की चीज़ें देखी जा सकती हैं। अगर हम संज्ञानात्मक और शैक्षणिक लचीलापन भी इसमें देखिए होता है, एक फायदा यह भी है, आपसे बहुआयु समूह के लाभ क्या हैं पूछ जा सकते हैं। तो सोचने समझने की क्षमता, शैक्षणिक लचीलापन, इसमें बच्चे अपनी गति से सीखते हैं, यानी कि हमारी तरफ कोई दबाव नहीं, अध्यापक की तरफ कोई दबाव नहीं रहता, बच्चे अपनी गति से सीखते हैं। अनुभवात्मक अधिगम होता है, बच्चे करके सीखते हैं, यानी सीखने का कई तरीका है। खेल के माध्यम से बच्चा संख्यात्मक और भाषाई अवधारणाओं को सीखता है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। समावेशन को इस बल मिलता है, जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं, सामाजिक आर्थिक विविधता बच्चों की है या ग्रामीण शहरी अंतर है, इन सब को एक साथ पढ़ाया जाता है एक परिवेश में, तो ये भी एक प्रमोशन होता है। मतलब इसके थ्रू बहुआयु समूह में, इसमें अलग अलग समूह बच्चे एक साथ बैठते हैं। तो भारत के 75% से अधिक ग्रामीण विद्यालय बहुग्रेड है, यह मॉडल उन्हें सशक्त करता है। तो जानते हैं कि यहाँ पर ऐसे विद्यालय हैं हमारे यहाँ जहाँ पर एक ही कक्षा में 2-2 बच्चे बैठते हैं, मतलब एक ही कक्षा में 2-2 क्लास के बच्चे, मतलब एक ही कमरे में 2-2, जैसे कक्षा 1 है, कक्षा 2 एक साथ बैठाया जाता है। या आंगनबाड़ी में तो आप देख ही रहे हैं कि अलग आयु समूह के बच्चे बैठते हैं। ठीक है, इसके अलावा संसाधन दक्षता भी इसमें आप देख सकते हैं, जिसमें सीमित शिक्षक हैं। कभी कभी हमारे यहाँ शिक्षकों की कमी हो जाती है, तो भी बहुआयु समूह के बच्चों को एक साथ बैठा दिया जाता है, उसमें उनको एक साथ पढ़ाने का प्रयास किया जाता है। सीमित कक्षाएं होने के बाद भी वही बात हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इस पर गतिविधि आधारित शिक्षण भी कराया जाता है। दीर्घकालिक प्रभाव यह है कि समस्या समाधान होगा, सहयोग होगा और बच्चे आजीवन सीखने की कुशलता प्राप्त करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी का यह रिपोर्ट है कि इसमें शैक्षणिक वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव कोई बच्चों का नहीं पड़ता, यानी कि अगर आप बच्चों को एक साथ बैठा रहे हैं, 2 के 3 बच्चों को एक साथ बैठा पढ़ा रहे हैं, तो इससे कोई बहुत नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अब हम पाठ्यक्रम संबंधी समस्याओं और चिंताओं को भी देख लेते हैं। अब देखिए, एक चिंता तो यह है कि अधिगम स्तरों में अंतर, यानी कुछ बच्चे दबाव महसूस करते हैं, कुछ बच्चों को चुनौती कम लगती है। यानी अब हम एक साथ अलग अलग आयु समूह के बच्चों को बैठा रहे हैं और कुछ चीज़ें अगर हम पढ़ा रहे हैं तो कुछ एक बच्चे के लिए बहुत आसान लगेगा, एक बच्चे के लिए बहुत कठिन लगेगा, तो ये समस्या हो सकती है। इसके अलावा विविध आवश्यकताओं का प्रबंधन भी है, जिसमें शिक्षक पर अधिक दबाव हो सकता है। अब आपको ये क्लास पढ़ाना है, आपने 2-2 क्लास एक साथ पढ़ाया, तो शिक्षक पर दबाव है। बड़े बच्चों का प्रभुत्व है, यानी बड़े बच्चे एक प्रकार से चूँकि उम्र में बड़े हैं, ताकतवर ज़्यादा हैं, तो जो उनको चाहेंगे वही होगा।
ठीक है। तो ये भी एक समस्या हो, छोटे बच्चों में डर हो जाता है, भय हो जाता है। जैसे हम लोग अगर कोई खेल भी कराते हैं तो बड़े बच्चों का दबदबा रहता है तो वे ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, छोटे बच्चे डरते हैं। इसके अलावा पाठ्यक्रम की कठोरता, ग्रेड विशिष्ट सिलेबस रहता है, सिलेबस हमारा ग्रेड के आधार पर रहता है, विषय की अधिकता रहती है और रिटर्न अधिगम होता है, तो ये पाठ्यक्रम की कठोरता भी है। इसके अलावा शिक्षक की तैयारी देखिए, विभेदीकरण का अभाव हो जाता है, बच्चे अध्यापक जान नहीं पाएंगे। जब एक ही साथ मतलब कि कई प्रकार के अलग अलग आयु समूह के बच्चे बैठेंगे तो अध्यापक के लिए फिर उन बच्चों में अंतर कर पाना कठिन हो जाएगा, प्रशिक्षण की कमी होगी और संसाधन भी कम हमारे पास उपलब्ध रहते हैं। ठीक है, यानी हमारे पास एक ही कक्षा में अलग अलग आयु समूह के बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या संसाधनों की उपलब्धता हो पाती है? नहीं। सभी प्रकार के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक साथ संसाधन की कमी हो सकती है, तो ये भी हमारे सामने समस्या हो रही है। अब देखिए समावेशन से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं। ये है CWSN के साथ उपेक्षा, हो सकता है कि जो बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं वो पिछड़ जाएँ। बुलिंग का खतरा होता है, बच्चे छोटे बच्चों का मजाक बनाते हैं, बड़े बच्चे अगर समस्या होती है नहीं कर पाते हैं छोटे बच्चे तो बड़े बच्चे उनका मजाक उड़ा सकते हैं, ऐसे बच्चे कहीं कहीं समस्या उनको होती है, संक्रमण काल की कठिनाइयाँ होती हैं। ठीक है, अभावक और प्रणालीगत विरोध देख लीजिए इसमें, यानी अभावक का या प्रणालीगत विरोध भी हो सकता है। आयु समरूप कक्षा की अपेक्षा हर कोई करता है कि हमारे बच्चे एक साथ। अब अगर अभी आपने देखा होगा कभी कभी अध्यापक जब बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो अभिभावक ये सोचते हैं कि जब अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं तो अभिभावक कभी कभी विद्यालय में आते हैं तो देखते हैं कि अगर उनके बच्चों के साथ छोटे बच्चे बैठे हैं तो वे ये कहते हैं कि छोटकन में क्यों पढ़ा रहे हैं बच्चों को, बड़े बच्चों को पढ़ाइए, यानी कि छोटकन के साथ ही कहीं पढ़ा रहे हैं। यानी उनको ये अच्छा नहीं लगता है कि छोटे बच्चों के साथ अगर आप उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो एक कहीं ना कहीं उनकी एक अपेक्षा यह होती है अध्यापक बच्चों की कि उनके बच्चों को उन्हीं की आयु समरूप कक्षा में पढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये विभागीय समन्वय की भी कमी होती है एक चीज़। तो ये हमारे सामने समस्या है। ग्रेड आधारित परीक्षा है, बहु आयु में अनुपयुक्त हो सकते हैं। तो NEP ने चरण आधारित सीखने के परिणाम पर हालांकि बल दिया है। ठीक, रणनीतियाँ क्या अपनाई जानी चाहिए इसको भी आप लास्ट में देख लीजिए। इसमें विभेदीकृत शिक्षण पर बल दिया जाना चाहिए, अस्थायी आपको उपसमूह बनाए जाने चाहिए कक्षा में, यानी एक समूह बनाकर बच्चों के माध्यम से एक बच्चा उनको मॉनिटर कर रहा है, अन्य बच्चों को 4-5 बच्चों का समूह बनाकर उसके थ्रू आप सिखाएं। गतिविधि आधारित कराएं योजना, खेल के आधार पर शिक्षण कराएं, इसमें बच्चे को अलग अलग प्रकार के खेल, जिस भी प्रकार से बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है उसको खेल कराएं। लचीला समूह होना चाहिए, ठीक है, यानी कि कभी समान आयु के कभी मिश्रित आयु के बच्चों को, यानी ऐसा नहीं कि एकदम सख्त नियम बना दें। ठीक है, तो फिर बच्चा जो कमज़ोर रहेगा वो तेज़ वाले बच्चे के साथ नहीं कनेक्ट हो पाएगा। तो अगर हम सबको मिक्स करके बनाएंगे तो इससे सबको मौका मिलेगा। शिक्षकों का प्रशिक्षण होना चाहिए, प्रशिक्षण का लगातार अभाव रहता है। और पाठ्यक्रम निर्माण जो होना चाहिए वो लचीला, समावेशी और स्थानीय संस्कृति पर आधारित होना चाहिए ताकि बच्चे उसमें बेहतर फैमिलियर महसूस करें। अधिगम परिवेश यानी बाल अनुकूल कक्षाएं होनी चाहिए। इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज़ हम कराएं बच्चों के साथ और अभिभावक को सहभागी बनाएं। ठीक है, और मूल्यांकन में सुधार क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये लगातार आपको हर पॉइंट में लिखना है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करना है। दक्षता आधारित मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक है, और बिना लेबलिंग के पहचान करनी चाहिए, यानी कि किसी पर हाँ ये बहुत तेज़ है या बहुत कमज़ोर है, इस प्रकार से हम किसी को लेबलिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो NEP हमारा ये कहता है लेबलिंग नहीं करना है किसी को। सुझाव क्या है? 3 से 6 वर्ष की कक्षा में समूह परियोजनाएं कराएं, बड़े बच्चे क्रमबद्ध कार्य में सहायता करें। ठीक, आंगनबाड़ी और प्राथमिक विद्यालय का एकीकरण कर दिया जाए, तो हो ही रहा है, आप देख ही रहे हैं। सार्वभौमिक ECC का लक्ष्य 2030 तक। ठीक, बेहतर ECC उपलब्ध कराया जाए ताकि बच्चे सभी एक साथ बेहतर कर सकें। तो संक्षेप में हम ये कह सकेंगे कि जो बहुआयु समूह है भारत में समावेशी, बाल केंद्रित और लचीली शिक्षा की दिशा में एक प्रभावी रणनीति है जो उचित पाठ्यक्रम, सुधार और शिक्षक सशक्तिकरण में सीखने के परिणामों और समानता दोनों को सुदृढ़ करता है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पॉइंट को आपने लगभग कवर कर लिया है, बहुआयु समूह को। ठीक है, तो इससे संबंधित नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल करा दिया जाएगा। आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं तो इसमें आप इस नंबर से जुड़ें, इसमें आपको डेली PDF स्टडी मटेरियल मिलेगा। ठीक है, 89 57 14 22 67। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।